हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी सीरीज़ में क्लास 6 के एनसीईआरटी पे हैं और ये जियोग्राफी की एनसीईआरटी है। तो आज हमें क्लास 6 की एनसीईआरटी देखना है और चैप्टर 6 है हमारा, जो है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका बेसिक भी इससे अच्छे से तैयार होगा और आपको बहुत सारी नई चीज़ें इसमें सीखने के लिए मिलेंगी। तो देखते हैं, हम अपने चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। तो ये बताया जा रहा है कि पृथ्वी की जो हमारी सतह होती है वो हर जगह एक बराबर नहीं है। कहीं पे पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं नदी है। तो वो सतह एक समान नहीं होती, उसी के बारे में बताया जा रहा है। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे, नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। तो जिस मैदान पर हम खड़े हैं, जिस समतल पे भूमि पे हम खड़े हैं, वो भी धीरे धीरे गति कर रही है, पर ये हमें पता नहीं चलता है। जब मुझे भी पहली बार ये बात पता चली थी तो मैं भी बहुत शॉक्ड हो गई थी कि अगर हम धरती धीरे धीरे गति कर रही है तो फिर हम कैसे इस पे चल पाते हैं, कैसे इस पे खड़े रह पाते हैं। फिर तो हमें गिर जाना चाहिए ना। पर ऐसा नहीं होता है। ये गतिमान है पर वो हमें महसूस नहीं होगी, हमें कभी नहीं पता चल पाएगा वो। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। तो जो है कि प्रथम आंतरिक प्रक्रिया जो होती है उसके कारण जो सतह होती है पृथ्वी की, वो कहीं से ऊपर उठ जाती है, कहीं पे नीचे धंस जाती है। जो हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो ये जो भी प्रक्रियाएं होती हैं ये दो कारणों से होती हैं, ये दो माध्यम से होती हैं। इसकी दो प्रक्रियाएं हैं जो हम आगे देखेंगे। क्या आप जानते हैं, पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची है। ये बेसिक सी चीज़ें हमें पता है, पर यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पहाड़ी होती है, अगर कोई पूछे कि पहाड़ क्या होता है, तो अचानक से अगर कोई पूछ लेता है पहाड़ क्या है, तो हम उसकी डेफिनेशन, हमें पता है क्या होता है पर हम डेफिनेशन अच्छे से दे नहीं पाते, समझा नहीं पाते। तो देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से बताया गया है। पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। ये एक बहुत अच्छा और बहुत सटीक इसका डेफिनेशन हो जाता है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। तो अब यहाँ पहाड़ी और पर्वत में भी डिफरेंस हमें पता चल गया कि अगर 600 मीटर से ऊंची है कोई पहाड़ी और उसकी जो ढाल है वो एकदम खड़ी ढाल है तो उसको हम पर्वत कहेंगे। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए। तो यहाँ 8000 से मीटर से ऊंचे कुछ पर्वत के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए ये हमारा वो पिक्चर है जिसकी बात की जा रही थी। जैसे ये देखिए, ये पर्वत है जो 6000 मीटर से ऊंचा है और खड़ी ढाल वाला होता है। ठीक, ये हमारा हो गया पठार, जिसकी पठार जो होता है उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है पर सतह समतल भूमि से ऊंची होती है ये। फिर ये हमारे पर्वत श्रृंखला हो गए, जो ऐसे श्रृंखला में रहते हैं, इन्हें हम पर्वत श्रृंखला कहते हैं। फिर ये देख लीजिए, ये पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, ये सब पहाड़ियाँ हैं, ये पूरी श्रृंखला है और ये पहाड़ी है। फिर देखते हैं यहाँ, ये देखिए नदी है, एक ये नदी आ रही है यहाँ पहाड़ी से, पर्वत से निकल के, और इसी नदी में इधर से आके एक नदी मिल रही है दूसरी तरफ से, जिसको हम कहते हैं सहायक नदी। तो किसी नदी में किसी दूसरी तरफ से आकर मिलने वाली नदी जो उससे आकर मिलती है, उससे जुड़ती है और उसके जल प्रवाह को बढ़ाती है, वही सहायक नदी होती है। फिर देखिए, दो नदियों के ऐसे दो नदियों के पानी यहाँ, दो नदी के पानी यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये हमारा यहाँ झील बन रहा है। इसके बाद ये वितरिका है। वितरिका जब एक नदी कई भागों में बट गई है, इसके कई भाग ऐसे ऐसे बट गए हैं तो वितरिका हो गई, और यहीं पे डेल्टा बनता है, जो ये ग्रीन ग्रीन भाग आप देख रहे हैं। फिर यही नहीं, यहाँ पे जो जहाँ पे आके नदी से मिलती है, इसे नदी का मुहाना कहते हैं। फिर ये देखिए प्रायद्वीप, प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। तो देखिए इसका एक हिस्सा इधर स्थल है, पर इधर भी जल है, इधर भी जल है और इसके नीचे भी जल है, तो इसके लिए इसको प्रायद्वीप कहेंगे। और ये जो जुड़ा हुआ है यहाँ पे, आप एक मिनट,
हाँ, ये जो भाग आप यहाँ पे प्रायद्वीप में से जुड़ा हुआ देख रहे हैं स्थल से, इसी को स्थल संधि कहते हैं। और जो नदी के किनारे का ये तट होता है, ये तट है। और ये जो समतल भाग आपको हरा हरा दिख रहा है, ये मैदान है। फिर ये हो गया अपना द्वीप, जल संधि। दो द्वीप मतलब ये एक स्थल है, एक ये स्थल है, इन दोनों को जोड़ने वाली जो जल का जो रास्ता है उसको जल संधि कहते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा इमेज। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये हो गई हमारी घाटी जो पर्वत श्रृंखला से गहरी होती है, मतलब पर्वत श्रृंखला ऊपर जाती है और जो नीचे जाती है वो हमारी हो गई घाटी जो नीचे है। फिर हम देखते हैं दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। तो जो दूसरी प्रक्रिया है उसको पहली आंतरिक प्रक्रिया होती है और दूसरी बाह्य प्रक्रिया होती है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। तो अपर्दन किसे कहते हैं? जो पृथ्वी की सतह होती है वो जो टूट जाती है घिस कर, उसको अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। तो अपर्दन की वजह से सतह नीची हो जाती है। जैसे कि एक सिंपल सा आपको अगर समझाएं, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देखें तो जैसे कोई चंदन का टुकड़ा है और आप चंदन के टुकड़े को आप समझिए कि पृथ्वी की सतह है। अभी आप उसको घिसेंगे तो उसका मतलब अपर्दन हो रहा है। अपर्दन होता है तो वो गहरा होता है, वो घिस के टूट भी जाता है और गहरा भी हो जाता है। पर निक्षेपण की प्रक्रिया आप समझ लीजिए कि आप वहाँ पे थोड़े से और टुकड़ों को इकट्ठा करिए तो वो निक्षेपण की प्रक्रिया हुई, जिससे वो जगह फिर से समतल भी हो सकती है और ऊंची भी हो सकती है पहले से। यहाँ वहाँ पे नई प्रक्रिया के द्वारा निर्माण होने लगता है। तो ये होता है अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन में घिसकर छोटा होता है, सतह नीची होती है। निक्षेपण में फिर से वहाँ पे निर्माण होता है नई सतह का। ये आपको ध्यान रखना है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। तो ये दोनों प्रक्रियाएं किसके द्वारा होती हैं? बहते हुए जल, वायु, बर्फ के द्वारा। जैसे जल बह रहा है, लगातार किसी जगह पे जल बहते 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 उस रास्ते पे जो चीज़ें पत्थर उत्थर आते हैं उनको घिसते 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 छोटा भी कर सकते हैं। पवन का भी उतना ही रोल होता है। हवा क्या होती है? बहुत सारी चीज़ों को उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह इकट्ठा करती रहती है और वो सालों साल इकट्ठा होने के बाद वहाँ की सतह ऊंची हो जाती है। या फिर बर्फ के द्वारा भी ये सब हो सकता है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हमने पीछे देखा था कि पर्वत, पठार और मैदान में क्या अंतर है। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं उसके द्वारा पर्वत का निर्माण होता है, पठार का निर्माण होता है, मैदान का निर्माण होता है। पर तीनों की डेफिनेशन अलग है। अब उसकी ऊंचाई के आधार पे हम उसको बता सकते हैं कि कौन सा पठार है, कौन सा पर्वत है और कौन सा मैदान है। अभी पृथ्वी की सतह से थोड़ी सी ऊंची सतह होगी तो उसको हम पर्वत कहेंगे, पठार कहेंगे। पर वही सतह 600 मीटर से भी ऊंची हो जाए और उसकी ढाल खड़ी हो उसको हम पर्वत कहेंगे। और अगर समतल भूमि बनती है तो उसको हम मैदान कहेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ों की डिफिनेशन अलग अलग दी है, सबको अलग से डिफाइन किया गया है। तो पहले हम पढ़ते हैं पर्वत। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। तो पर्वत जो है पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। तो पर्वत की पहचान क्या है? उसका जो शिखर होता है ऊपर का वो छोटा होता है और उसका आधार जो होता है वो चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। तो कुछ जो पहाड़ होते हैं वो बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है और आप वहाँ पे जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे आपको मौसम ठंडा दिखेगा, महसूस होगा। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। तो हिमानी क्या है? पर्वतों पे जो जमी हुई नदियाँ होती हैं, जमी हुई नदियों को ही हिमानी कहा जाता है। तो एक डेफिनेशन हमारा यहाँ से भी बनता है, ये भी हमें याद रखना है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। तो समुद्र के भीतर भी बहुत सारे पर्वत हैं। जैसे आप देखेंगे हमारा ये जो अटलांटिक महासागर है उसमें भी एक मध्य कटक है, पर्वत है, वो समुद्र के अंदर है और वो बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है जो हम देख नहीं सकते हैं पानी के अंदर होने की वजह से। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में लोग कम निवास करते हैं क्योंकि वहाँ की जलवायु कठोर होती है। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है
तथा कृषि योग्य भूमि की भी कमी होती है। एक और वजह है वहाँ पे लोगों के ना रहने का, क्योंकि वहाँ का जो पर्वत का ढलान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे भूमि जो होती है वो आपको ऊबड़-खाबड़ भूमि मिलेगी और वो खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है भूमि। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। तो पर्वत जब रेखा के क्रम में होते हैं तो उसे श्रृंखला कहते हैं। जैसे एक ऐसे पर्वत है तो उसे हम पर्वत कह देंगे, पर यही ऐसे श्रृंखला की तरह होगा सीक्वेंस में, तो उसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप इमेज में, ये वलित पर्वत है, हिमालय जो है वो वलित पर्वत है। हम आगे पढ़ेंगे कि वलित पर्वत की डेफिनेशन क्या है, पहले ये देख लेते हैं। ये जो है हमारा एक पर्वत है। पर्वत की ये जो भूपर्पटी ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको भूपर्पटी कहते हैं, ये आपको पता होगा। और ये हमारी भूपर्पटीय पर्वत का ये पर्वत है, वलित पर्वत। जैसे ये हो गया हमारा हिमालय, ऐसे। तो इसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। जो हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो, वो आप देखेंगे तो उत्तर भारत से लेके इधर घूमते हुए पूर्वी भारत तक आ जाती है। जैसे हमारा ये भारत का अगर नक्शा ऐसे देखा जाए, नक्शा यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से भी बना नहीं पा रही हूँ, पर जो हमारा हिमालय यहाँ से शुरू होता है तो ये पूरा ऐसे होते हुए इधर अपना अरुणाचल प्रदेश से होते हुए इधर म्यांमार में आता है। और माना जाता है कि जो हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वो भी उसी हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, जो पानी से बाहर आ गया है। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो हिमालय जो है वो हमारा एशिया का हो गया, एंडीज जो हो गया वो हमारा दक्षिण अमेरिका का हो गया, और आल्प्स जो पर्वत श्रृंखला है वो यूरोप का है। तो ये आपको याद रखना है, जोड़ी बनाने वाला सवाल भी यहाँ पे बन सकता है। एक तरफ पर्वत श्रृंखला दे दिया जाए और एक तरफ पाए जाने वाले कंट्री हो जाए। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है, तो उनके जो आकार और ऊंचाई होती है वो भिन्न होते हैं। जाहिर सी बात है, सब एक समान तो होंगे नहीं। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, बृहंसोत्त पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। तीनों अलग होते हैं। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है, तो हिमालय और आल्प्स जो है वो वलित पर्वत है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वलित पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं और आपको ऑप्शन दे दिया जाए 3-4, तो आपको उसमें से ध्यान रखना है कि हिमालय, आल्प्स वलित पर्वत है। और भी बहुत सारे पर्वत हैं जो वलित पर्वत है, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है। तो वलित पर्वत की जो ये समतल मतलब उसका जो बेस होता है वो ऊबड़ खाबड़ होता है, और उसका जो शिखर होता है वो शंक्वाकार होता है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा फैक्ट मिला है हमें कि विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला जो है वो भारत में है, और वो है अरावली। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। तो जो ऊंचाई कम है किसकी, उत्तर अमेरिका और रूस के जो यूराल पर्वत हैं, रूस का जो उत्तर अमेरिका का अपलेशियन और रूस का यूराल पर्वत, तो उसका जो ऊपर का एरिया जो ये शंक्वाकार था अपना वलित पर्वत का, वो गोलाकार है और उनकी ऊंचाई भी कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब बृहंसोत्त पर्वत का निर्माण होता है। तो बृहंसोत्त पर्वत क्या है, जब पहाड़ का ही किसी पर्वत का ही हिस्सा टूट के ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तो उसको बृहंसोत्त पर्वत कहते हैं। वो टूट के बना है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड, हार्स्ट तथा नीचे धंसे हुए खंड को द्रोणिका कहते हैं, भ्रंश। अब जैसे कोई पर्वत से कोई श्रृंखला, एक मिनट यहाँ पहले, हाँ, अब जैसे यहाँ पे कोई पर्वत है बहुत बड़ा सा, अब इसी से कोई श्रृंखला अगर टूट जाती है और टूट के यहाँ पे विस्थापित हो जाती है गिर के, तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसको हम कहेंगे उत्खंड, हार्स्ट, और ये जो नीचे वाला जो सतह वाला एरिया होगा उसको हम कहेंगे ये द्रोणिका, भ्रंश। यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। तो यूरोप का जो राइन घाटी है और वासजेस पर्वत इसी का उदाहरण है। फिर यहाँ पे एक फैक्ट दिया जा रहा है कि प्रशांत महासागर में स्थित मानाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है।
इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है, एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। तो जो प्रशांत महासागर में मानाकी द्वीप है वो पानी के नीचे है पर्वत, वो हवाई द्वीप है और उसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक है। लेकिन माउंट एवरेस्ट क्या है, स्थल पे है, इसलिए उसी की ऊंचाई ज़्यादा मानी जाती है। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृति के कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। तो आपको वलित पर्वत, ब्रह्मोत्तर पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत के अलग अलग उदाहरण ढूंढ के उसके नोट्स बनाने होंगे, क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ाम में जोड़ी बनाने का भी सवाल इसमें मिल जाए। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं, बहुत जल के संग्राहकार भी होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थिर हिमालयों में होता है। जलाशयों के जल लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां ये खेल खेले जाते हैं? तो ये आपको जो ये बताया जा रहा है यहाँ पे, ये पर्वत पहाड़ के जो होते हैं फ़ायदे बताए जा रहे हैं। अगर मेंस के एग्ज़ाम में प्रश्न बन जाता है कि जो पर्वत होते हैं उनसे हमें क्या लाभ होता है, ऐसा अगर कुछ प्रश्न इससे मिलता जुलता कोई प्रश्न बनता है तो आप बहुत आराम से इसको लिख सकते हैं और ये बहुत अच्छा आंसर माना जाएगा, क्योंकि ये देखिए हमारे एनसीईआरटी से है और एनसीईआरटी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो सब किसी के पास हो सकती हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ने का ये भी फ़ायदा होता है कि सिर्फ हमारा मेंस नहीं अच्छा होता है उससे, हमारा प्रीलिम्स नहीं अच्छा होता है, हमारा मेंस भी उससे बहुत अच्छा होता है। यही हमारी बेसिक तैयार करते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ईजी होती हैं समझने में और हमें इससे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। आप आगे पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो ये हमारा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। फिर ये देखिए यहाँ पे ज्वालामुखी के बारे में बताया जा रहा है। ज्वालामुखी का दिखाया जा रहा है अत्यधिक दाब से मैग्मा का निर्माण। ये मैग्मा है जो बाहर निकल के ऐसे फैल रहा है, लावा। जब ये बाहर निकलता है तो ये लावा बन जाता है। फिर इसी का यही ब्लास्ट होता है। ज्वालामुखी राख, भाप और गैस में मुक्त होते हैं, बादल के रूप में फैलते हैं। फिर ये दिखा है किनारों से निकलती पिघलती चट्टानें लावा कहलाती हैं। तो किनारों से निकलती पिघलती चट्टानें लावा कहलाती हैं। ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख और लावा की परतों के जमने से होता है। तो ज्वालामुखी शंकु का जो निर्माण है वो राख लावा की परतों के जमने से होता है। ये हो गया हमारा ज्वालामुखी पर्वत। अब देखिए पठार के बारे में बताया जा रहा है। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। पठार जो है हमारी उठी हुई तो भूमि होती है, पर वो ऊपर से सपाट होती है, वो ऊपर से ऐसे शंक्वाकार नहीं होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती हैं। पर्वतों के उत्तरा पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार सबसे पुराने पठारों में से एक है। तो हमारा अरावली जो है सबसे पुराना, विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत है। और जो पठार है हमारा वो दक्कन का पठार, जो सबसे पुराने पठार में से माना जाता है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तो ये एग्जाम्पल, ये भी जोड़ी बनाने का सवाल यहाँ बन सकता है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। उसकी जो ऊंचाई है वो माध्य समुद्र तल, मतलब जो समुद्र का तल है हम वहीं से ऊंचाई मापते हैं, तो वहाँ से 4000 से 6000 मीटर तक है।
पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। अब यहाँ पे पठार के महत्व क्या है वो बताया जा रहा है। तो आप इसको एज़ अ पठार के महत्व की तरह इसको नोट डाउन कर सकते हैं या इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, जिससे ये आपका मेंस में बहुत हेल्प करेगा। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो एक यहाँ भी फैक्ट बनता है हमारा कि भारत के छोटा नागपुर के पठार में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार का स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। तो आप और भी ऐसे जलप्रपात के बारे में पता करिए जो हमारे देश में हैं और जो हमारे देश के बाहर भी हैं, जो पठारों से निकलते हैं। तो उस तरह के जलप्रपात के भी नाम आप नोट करिए ढूंढ के, तो ये आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। तो जो लावा पठार होती है उसमें काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो ये पठार की महत्ता हो गई, पठार की महत्व। अच्छा, अगर आप इसके नोट्स भी बनाते हैं तो इसको पॉइंट में बनाइएगा। इसको बिल्कुल ऐसे पैराग्राफ में मत लिखिएगा, क्योंकि पैराग्राफ में लिखने के बाद फिर पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आता। तो आप इसको पॉइंट्स में लिखिएगा। अगर आपको चाहिए तो मैं अपने भी एनसीईआरटी के नोट्स आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे जियोग्राफी एनसीईआरटी के नोट्स तैयार हैं क्लास 10th तक के, तो वो भी मैंने ऐसे ही पैरा में तैयार किया है, जो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ईजी पड़ता है। क्योंकि जियोग्राफी में अगर यूपीएससी की तैयारी हो या स्टेट पीसीएस की, ज़्यादातर लोग एनसीईआरटी ही फॉलो करते हैं। स्टैंडर्ड बुक हम कुछ ही टॉपिक्स को पढ़ने के लिए लेते हैं, पर एनसीईआरटी से हमारा काम लगभग हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने उसके नोट्स बना के रखे हैं जो मुझे रिवीजन में बहुत बार बार हेल्प करते हैं। तो मैं आपके साथ अपने नोट्स भी शेयर करूँगी आगे वीडियो में। फिर हम आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ते हैं मैदान के बारे में। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। तो जो मैदान है वो समतल भूमि का भाग होता है। ये तो पता है कि मैदान क्या होता है, वो बिल्कुल समतल प्लेन भूमि होती है। वे सामान्यतः माध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। तो देखिए, अगर 200 मीटर से अधिक ऊंचे हो गए तो फिर तो वो पठार में आ जाएंगे। तो इसलिए वो समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल या तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनते हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती हैं। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को वो घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। तो जो घाटियाँ होती हैं, उन घाटियों में अगर जो नदियाँ होती हैं अपने साथ अपरदन के द्वारा जो भी चीज़ें अपने साथ लेके आती हैं, जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट, इन सारी चीज़ों को घाटियों में धीरे धीरे निक्षेपित करती जाती हैं क्योंकि वहाँ घाटी है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें नीचे चली जाती हैं और पानी बह जाता है नदी का। तो इस तरह से धीरे धीरे करते करते वहाँ पे वो घाटी जो होती है वो भर जाती है और वहाँ पे एक समतल मैदान का निर्माण होता है, जो कि नदी के किनारे होने की वजह से वो जगह उपजाऊ हो जाती है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। तो देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या मैदान में होती है, मैदानों के आसपास होती है, क्योंकि वहाँ खेती भी अच्छी हो सकती है, वो उपजाऊ होती है ज़मीन। वहाँ हम घर भी बना सकते हैं, वहाँ सड़कें बनाई जा सकती हैं। पर पर्वत और पठार पे घर और सड़कें बनाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैदान जो होते हैं, मैदान वाले भाग, यहाँ पे विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं। इसके उदाहरण बताए जा रहे हैं कि एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो ये जो चीन का यांगत्से नदी का मैदान है वो भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, और भारत का तो आपको पता ही है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है।
जो भारत का गंगा का मैदान है, वो देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या बसती है हमारी। तो ये हो गया हमारा मैदान का महत्व। बढ़ते हैं हम आगे। स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। तो यहाँ पे जो स्थल रूप होते हैं उसके अनुरूप लोगों के बीच में क्या विभिन्नता होती है, जैसे पठार हुआ या पर्वत हुआ, इसके आसपास रहने वाले लोगों के जीवन में क्या कठिनाई होती है, वो कैसे रहते हैं, वो उनका जीवन कितना कठोर होता है, या फिर जो मैदानी भाग में रहते हैं उनका जीवन कैसा होता है, जो पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं उनका कैसा होता है। तो इन सारी चीज़ों की तुलना जो है सरल नहीं होती है, मतलब तुलना सरल होती है, सॉरी। इन सारे जगहों पे रहने वाले लोगों के बीच में अगर आपको कंपैरिजन करना पड़े तो आपको ईज़ी पड़ेगा। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। तो जाहिर सी बात है, मैदान है तो वहाँ पे घर वगैरह सड़क बनाना होगा तो अच्छा ही है, ईज़ी रहता है। पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं, यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पृथ्वी को सुरक्षित रखें। ये एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी गई है यहाँ पे। आप इसको चाहे तो ऐसे अगर आता है एग्ज़ाम में, ऐसे से रिलेटेड आता है तो आप इस पॉइंट को वहाँ पे डाल सकते हैं। ये आपकी जो सोच की जो विकसित होने की जो प्रक्रिया है, मतलब आपकी क्या बोलते हैं उसको, आपकी सोच को कई दिशाओं में दिखाएगा कि आप कितने अच्छे से चीज़ों को कई दिशाओं में सोच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे में आंसर राइटिंग में हमें बहुत हेल्प करने वाली हैं। 2-4 बार अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं या वीडियो को देखते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रिवाइज़ हो जाएँगी और इसको फिर हम अपने आंसर में या एसे राइटिंग में हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश में रस्सी का बना हुआ एक पुल का इमेज दिखाया जा रहा है यहाँ पे, और ये नदी है जहाँ पे लोग कचरा फेंक देते हैं और नदी गंदा हो जाता है। तो एक प्रदूषित नदी है। स्वच्छ भारत मिशन स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु तथा स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो अगर आप चाहें तो इसको इतना पोर्शन इसका आप चाहें तो आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है आंसर राइटिंग पे कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु तथा स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आगे इसको आपको जब हम आगे बढ़ेंगे और अपर क्लास में जाएंगे तो हमें ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी, तब और भी इंटरेस्टिंग लगेगा ये। पर उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आपके लिए हेल्पफुल हो, नॉलेजफुल हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।